Good morning students, I am Rajendra Dwivedi from MKPS Pendra. Here you study physics and this lecture belongs to chapter gravitation. This chapter is chapter number 10 in your textbook. You already have learned force and motion in chapter number 8 and 9. Today we will study another force that is called gravitation. Okay, so let us start. बेटा आपने चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में मोशन पढ़ा, आपने फोर्स पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा कि जब भी आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज करना है या मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो ऐसे हालात में आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. इट मीन्स फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन पर विचार करते हैं. ये ऑब्जर्वेशन आपने किए भी होंगे, आपके माइंड में आते भी होंगे. एक है कि मान लो कोई स्टोन है और स्टोन को आप सिंपली ड्रॉप कर देते हो, इट ऑलवेज फॉल्स डाउन. कोई भी स्टोन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप सस्पेंड करते हो तो सीधे नीचे जाता है. वाई? दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि प्लैनेट्स गो अराउंड सन, मून गो अराउंड अर्थ. कैसे पॉसिबल है? ये दो बातें हो गई. कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो कि इन चीज़ों को रिवॉल्व करा रहा है. अगर सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स है जब ये पॉसिबल है. कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल के लिए छोड़ देते हो, हमेशा नीचे जाता है स्ट्रेट लाइन में, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. तो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि हो ना हो, चाहे प्लैनेट्स के बीच में, सन एंड प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, या कोई भी स्टोन को आप सिंपली ड्रॉप करते हो और वो अर्थ सरफेस पे चला जाता है, तो यहाँ भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है. तो कहीं ना कहीं ये फोर्स सिमिलर है. यानी जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फॉल करा रहा है वो, और एक वो फोर्स जिसके कारण प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये फोर्स कहीं ना कहीं एक ही है. ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं. आप एक एक्टिविटी ले लो, सिंपल. आप एक थ्रेड ले लो, पीस ऑफ थ्रेड, जिसे आप स्ट्रिंग भी कह सकते हो. उसके वन एंड में आप एक स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपली आप टाई करो, बांध दो, और देन आप उसको हाथ से रिवॉल्व करना चालू करो. जब आप उसको रिवॉल्व करोगे, वर्ल करोगे, तो आप पाओगे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. अच्छा, आप सिंपली छोड़ दो थ्रेड को. आप जब थ्रेड को छोड़ दोगे तो सपोज कि आपने यहाँ से थ्रेड में टाई किया हुआ किसी स्टोन को और आप इसको रिवॉल्व करा रहे हो, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. लेकिन जैसे आप थ्रेड को छोड़ दोगे ये स्ट्रेट लाइन में सीधा चला जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले क्यों घूम रहा था, अब क्यों स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? पहले ये घूम रहा था क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ था और स्ट्रिंग के थ्रू ही इसमें फोर्स लग रहा था. यानी ये एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है. ठीक, और जैसे आप स्ट्रिंग को छोड़ देते हो या कट कर देते हो, स्टोन सर्कुलर मोशन नहीं करता, स्ट्रेट लाइन में चला जाता है. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, चाहे वो किसी चीज के कांटेक्ट में हो, स्ट्रिंग के, थ्रेड के, या फिर वो ना हो कांटेक्ट में, जैसे कि मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, फिर भी सर्कुलर मोशन तो है. यहाँ भी सर्कुलर मोशन है लेकिन यहाँ कांटेक्ट है थ्रेड के थ्रू. तो थ्रेड के थ्रू कांटेक्ट है और आप घुमाते हो इसको तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है. जब आप थ्रेड को कट ऑफ कर देते हो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाता है. ऐसे ही मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन यहाँ कोई थ्रेड नहीं है, तो फिर जरूर कोई ना कोई फोर्स है. अब ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया सबसे पहले न्यूटन के माइंड में आया. ऐसा माना जाता है कि न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एप्पल ट्री. एप्पल ट्री के नीचे न्यूटन बैठे थे और अचानक एक एप्पल ऊपर से ड्रॉप हुआ और उनके ऊपर गिरा. तो न्यूटन ने सोचना चालू किया कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, हमेशा एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है.
कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? भाई साइड में भी जा सकता है, लाइक दिस वे आप साइड में जा सकता है, रैंडम मोशन भी कर सकता है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट भी नीचे क्यों गिरता है? फिर न्यूटन ने ऐसे सोचना चालू किया कि भाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और फाइनली उसके मन में ये विचार आया कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये एक ही फोर्स है जिसके कारण एप्पल नीचे गिर रहा है, उसी फोर्स के कारण मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसी फोर्स के कारण जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसने इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया, और इस फिनोमेना को सिंपली हम ग्रेविटेशन भी कहते हैं, यानी ये सारा कुछ ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन ही पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के कारण ऑब्जेक्ट के वेट बदल जाते हैं, कहीं ज़्यादा ग्रेविटेशन है, कहीं कम ग्रेविटेशन है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम और इसमें कुछ बात करते हैं कि सपोज दैट कि आप स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को बांधे हो, जब आप उसको रिवॉल्व करते हो, स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट के वन एंड पे आपने कोई ऑब्जेक्ट टाई कर दिया और उसको रिवॉल्व कराते हो, तो उस पर फोर्स लगता है स्ट्रिंग के थ्रू, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटर की ओर, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो भी सेंटर की ओर फोर्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो भी फोर्स सेंटर की ओर है। तो ये जो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, इस सेंटर की तरफ होने के कारण ही इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ऐसा फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर की तरफ एक्ट करने के कारण इसका नाम हमने रखा सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही मून अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। माना कि स्ट्रिंग नहीं, कोई थ्रेड नहीं, फिर भी वो रिवॉल्व कर रहा है अगर सर्कुलर पाथ में, और सेंटर की तरफ से कोई ना कोई फोर्स ऐसे कंडीशन में होना चाहिए। अब यहां से कहां से, इस जगह पे कहां से आया सेंट्रीपिटल फोर्स? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ऐसे केस में, आप मान लो कि यहां पर है अर्थ और ये है मून, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी ये रिवॉल्व करता है, और ऐसी कंडीशन में जब ये रिवॉल्व कर रहा है तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स पहले के केस में कहां आ रहा, स्ट्रिंग के थ्रू आ रहा था, सेंटर की तरफ लग रहा था। अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन किसके थ्रू है बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है। अब कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। एक जनरल लॉजिक है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल के लिए ड्रॉप कर देते हो, वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की ओर जाता है। इसका मतलब हुआ कि अर्थ के कारण उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ फोर्स लगता है। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट के कारण ही अर्थ में फोर्स लगता है? जनरल क्वेश्चन है, किसी के माइंड में आ सकता है कि भाई क्या अर्थ ही हमेशा अट्रैक्ट करेगी ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट का अपना मास है, तो ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या? तो इसका जवाब है यस, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट ही क्यों अर्थ पे गिरता है, अर्थ क्यों नहीं आ जाती यहाँ? इसका आंसर है मास डिफरेंस। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इसका मास निग्लेजिबल है अर्थ के कंपैरिजन में। तो आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, F is equal to ma। जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे m या a प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब है एक्सीलरेशन का कि जितना ज्यादा मास होगा एक्सीलरेशन उतना ही कम होगा। तो अर्थ का मास इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है। तो अर्थ का मास जब बहुत ज्यादा है तो उस पर जो एक्सीलरेशन लगेगा इस ऑब्जेक्ट की तरफ वो बहुत कम होगा, निग्लेजिबल होगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसका मास जब कम होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होगा नीचे। तो जब तक अर्थ के मोशन को आप नोटिस कर पाओ उसके पहले तो ये अर्थ में पहुंच जाता है, सरफेस में पहुंच जाता है। यही कारण है कि लाइट ऑब्जेक्ट्स
जो जनरल लाइफ में हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रहा है तो आप देखते सिर्फ अकेला वही अर्थ में गिर रहा है, जबकि थ्योरी कहती है कि अर्थ को भी ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फोर्स जो होगा वो हमेशा दोनों ही ऑब्जेक्ट में लगेगा, इक्वल अमाउंट में लगेगा, ठीक है, एक साथ लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि दो ऑब्जेक्ट थे पहले फोर्स एक्टिवेट होगा दूसरे में बाद में, नहीं, दोनों में एक साथ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। हाँ, नोटिसेबल मोशन उस ऑब्जेक्ट का होगा जिसका मास कम है, और जिसका मास ज़्यादा है तो उसके मोशन को आप नोटिस नहीं कर पाओगे। तो इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ दिया है उसके बारे में जानेंगे, फार्मूला जानेंगे, ठीक है। तब तक आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।